हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपको अपनी इस वीडियो में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का जो दूसरा टॉपिक है, जिसका नाम है संप्रेषण या कम्युनिकेशन, इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और ये जो वीडियो होगी ये आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। और हर सेमेस्टर जो है, हर ईयर है ना, जितनी बार सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इस टॉपिक से 2-3 सवाल जो है निश्चित ही पूछे जाते हैं। और इसी के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, सीटेट और अदर स्टेट में होने वाले टेट्स की परीक्षाएं, उसमें भी इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ठीक है, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपके लिए यूज़फुल है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो आइए बिना देर किए जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में चर्चा किए जाने वाले मेन पॉइंट्स, जो प्रमुख बिंदु हैं, उसको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से बिंदु हमें इस वीडियो में समझने हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला बिंदु है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, हम पढ़ेंगे संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण का अर्थ हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे संप्रेषण की आवश्यकता क्या है और उसका महत्व क्या है। तीसरा जो टॉपिक हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वह है संप्रेषण के घटक कौन से हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे संप्रेषण के प्रकार की, और अंत में हम संप्रेषण, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, एक प्रभावी संप्रेषण के लिए कौन कौन से तरीके जो हैं अपनाए जाने चाहिए, उन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये एक बात आप ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित सभी चीज़ों को एक ही वीडियो में एक जगह आपको प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं संप्रेषण के बारे में समझना। सबसे पहला हम समझेंगे संप्रेषण का अर्थ। अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। तो आप बचपन से जो है संप्रेषण शब्द जो है वो सुनते आ रहे हैं, अंग्रेज़ी में कम्युनिकेशन शब्द को सुनते आ रहे हैं। और कम्युनिकेशन का जो सामान्य अर्थ होता है आम बोलचाल की भाषा में, वह है बातचीत करना, है ना, बातचीत करना। एक दूसरे, जब हम किसी अन्य व्यक्ति से कुछ बातचीत करते हैं तो वही संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो संप्रेषण का जो सामान्य अर्थ हमने समझा वो है क्या करना, बातचीत करना। कभी भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, चाहे वो हमारी जान पहचान का हो या कोई नया व्यक्ति हो, अनजान हो, उससे हम जब बातचीत करते हैं, नाम पूछते हैं, उसका नाम पूछते हैं, अपना नाम बताते हैं, इसके अलावा उसका हर जो है डिटेल पूछते हैं, फिर किसी अन्य टॉपिक पे बातचीत होने लगती है। कुछ विचारों को हम कहते हैं और वो कुछ विचारों को कहता है, दोनों एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं और उस विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं, एक दूसरे के विचारों पर अपना रिस्पॉन्स भी देते हैं, प्रतिक्रिया भी देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया ना। तो एक चीज़ यहाँ पर हमें देखने वाली है, यदि हम संप्रेषण को थोड़ा गहराई से समझें तो हम देखेंगे कि संप्रेषण में यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है ना, और दूसरी चीज़ उन विचारों को सामने वाला व्यक्ति सुनकर समझ रहा है और समझने के बाद रिस्पॉन्स कर रहा है। समझ बात आ रही है। यानी कि संप्रेषण पूर्ण तभी होगा जब एक व्यक्ति बात अपनी कहे और सामने वाला व्यक्ति पूरी तरीके से उसको सुने, सुनने के बाद न केवल सुने बल्कि समझ भी जाए, और न केवल समझे बल्कि उस पर अपनी कुछ न कुछ प्रतिक्रिया या फीडबैक या प्रतिपुष्टि अवश्य दे, ठीक है। तो ये संप्रेषण को कंप्लीट होने का एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। फिलहाल हम ही बात कर रहे हैं अर्थ पर। तो सामान्य अर्थ हुआ बातचीत करना, दो या दो से अधिक लोग बातचीत एक दूसरे से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि शब्द पर ध्यान दिया जाए तो हिंदी में इसको कहा गया, हिंदी में संप्रेषण, है ना, और ये दो शब्दों से मिलकर बना सम और
प्रेषण। सम और प्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना संप्रेषण। तो सम माने होता है एक समान, सम माने क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है ना। और प्रेषण माने होता है भेजना, ठीक है। यानी कि संप्रेषण का मतलब हुआ एक समान रूप से भेज देना, ठीक है। किस चीज़ को भेजेंगे हम, अपने विचारों को, अपनी बातों को। जब हम अपनी विचारों को, अपनी बातों को एक समान रूप से सामने वाले व्यक्ति तक या सामने वाले अनेक व्यक्तियों तक समान रूप से भेज दिया जाए तो इसको हम कहेंगे संप्रेषण। हिंदी में इसका ये शाब्दिक अर्थ हुआ, यानी कि एक समान रूप से भेज देना, है ना। एक समान रूप से क्या करना, भेजना, ठीक है। तो ये संप्रेषण हो गया। लेकिन ये जो शब्द अंग्रेजी में बना हुआ है कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन, आप यहां पर शब्द देख रहे हैं, कम्युनिकेशन, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में ये जो शब्द है वह लैटिन भाषा के एक शब्द से आया हुआ है ना। लैटिन भाषा के एक शब्द से आया हुआ है और उस शब्द का नाम है कम्युनिस। क्या नाम है, कम्युनिस, ठीक है ना। ये कम्युनिस्ट शब्द से जो है वो बना है और कम्युनिस्ट शब्द का जो लैटिन भाषा में ये कम्युनिस्ट शब्द है इसका अर्थ होता है सामान्य। क्या होता है, सामान्य कर देना, सामान्य होना, ठीक है। या आप कह सकते हैं कॉमन होना, कॉमन या सामान्य आप कह सकते हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना हुआ है और कम्युनिस्ट का अर्थ होता है, कम्युनिस्ट का जो अर्थ होता है वो होता है सामान्य कर देना या कॉमन कर देना। तो इस प्रकार से यदि हम देखें अंग्रेजी भाषा में भी तो यह कहा जा सकता है कि कम्युनिकेशन जो है वह प्रत्येक व्यक्ति को सामान्य रूप से देखना या हर एक व्यक्ति को सामान्य रूप से विचारों का आदान प्रदान करना, है ना। समझ बात आ रही है। तो ये जो है कम्युनिकेशन शब्द का अर्थ हुआ, ठीक है, जो कि कम्युनिस्ट लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से बना हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से यदि हम हिंदी और अंग्रेजी भाषा के जो शाब्दिक अर्थ हैं इन अर्थों को एक साथ मिलाते हुए अगर बात करें तो कम्युनिकेशन क्या हुआ, ठीक है। कम्युनिकेशन हुआ क्या, तो कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है ना। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं, सामान्य रूप से बातचीत करते हैं, बातचीत का अवबोध करते हैं और उन अवबोधों के आधार पर कुछ प्रतिपुष्टि व्यक्त करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। ये है हमारा संप्रेषण का सामान्य अर्थ, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और संप्रेषण की और गहराई में समझते हैं, ठीक है। क्या संप्रेषण सिर्फ और सिर्फ बातचीत द्वारा हो सकता है? क्या संप्रेषण केवल हम शब्दों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। संप्रेषण को व्यक्त हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे संप्रेषण को व्यक्त करने के लिए हम शब्दों के अतिरिक्त कुछ संकेतों का भी प्रयोग कर सकते हैं, सिंबल्स का उपयोग कर सकते हैं, मुख मुद्राओं और हाव भाव का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। हम अपने शरीर के संचालन द्वारा, अपने फेस के एक्सप्रेशन द्वारा, है ना, कुछ इशारों के द्वारा भी अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, अर्थात संप्रेषण कर सकते हैं, ठीक है। तो संप्रेषण के प्रकारों में हम जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसको हम और भी गहराई से समझेंगे। तो यदि संप्रेषण को और व्यापक रूप से अगर परिभाषित किया जाए, उसकी परिभाषा को देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने हाव भाव, मुख मुद्राएं, विचारों इत्यादि का परस्पर आदान प्रदान करता है और इस आदान प्रदान के आधार पर
विचारों अथवा संदेशों को समान तथा सही अर्थों में समझकर प्रतिपुष्टि देता है। ठीक है, तो ये हमारा संप्रेषण का कुछ व्यापक अर्थ हो गया। बात समझ में आ गया ना? तो ये है हमारा संप्रेषण का अर्थ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और संप्रेषण की आवश्यकता की ओर चलेंगे। ठीक है, और चलिए आवश्यकता से पहले हम एक चीज़ और समझते हैं। संप्रेषण की परिभाषाओं से संप्रेषण को और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। ये जो परिभाषाएं हैं विद्वानों द्वारा दी गई, और इन विद्वानों की परिभाषाओं से संप्रेषण की अर्थ को और भी अधिक समझा जा सकता है और उनकी विशेषताओं को भी जाना जा सकता है। तो कुछ परिभाषाओं का अवलोकन हम यहाँ पर करेंगे, जिससे हम संप्रेषण को और अधिक समझ पाएंगे। तो चलिए कुछ परिभाषाओं को मैं यहाँ पर आपके सामने पढ़ रहा हूँ और उसका साथ में अर्थ भी बताता हूँ। तो यहाँ पर एक पॉल लीगन्स की परिभाषा जो संप्रेषण के संबंध में है, वो कहते हैं कि संचार अथवा संप्रेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं एवं प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य तथा उपयोग को भली भांति समझ लेता है। ठीक है, ये परिभाषा पॉल लीगन्स संप्रेषण के संबंध में कहते हैं, है ना। एक बार फिर से इसको हम विस्तार से इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। वो कह रहे हैं कि संप्रेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग, है ना, यानी कि संप्रेषण में दो या दो से अधिक लोग सम्मिलित हो सकते हैं, और वो करते क्या हैं? विचारों, तथ्यों और भावनाओं तथा प्रभावों का, विचारों का, तथ्यों का, अपने भावनाओं का और साथ ही साथ प्रभावों का इस प्रकार से विनिमय करते हैं, अर्थात विनिमय मतलब लेन देन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति, यानी जो संप्रेषण प्राप्त कर रहा है सामने वाला जो व्यक्ति है, संदेश के अर्थ को, उद्देश्य को और उस संदेश के उपयोग को भली भांति समझ लेता है। ठीक है, तब यह प्रभावी संप्रेषण या एक जो है प्रॉपर कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया ना? साथ ही साथ इन परिभाषाओं का आप अवलोकन करते रहिए, हमें संप्रेषण की विशेषताएं भी पता चलेंगी। इसके अलावा एक परिभाषा एंडरसन की है। एंडरसन ने संप्रेषण के संबंध में बताते हुए कहा है कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है? एक ऐसी गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतनतया अथवा अचेतनतया दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। थोड़ी सी कठिन शब्दों का इस परिभाषा में इस्तेमाल किया गया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर इसको समझा रहा हूँ। वो कहते हैं कि संप्रेषण ऐसी गत्यात्मक प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। गत्यात्मक प्रक्रिया का मतलब ये हुआ ऐसी प्रक्रिया जो गतिशील हो, जो चलती हो, है ना, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। तो संप्रेषण में एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति के विचारों तक स्थानांतरित होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि संप्रेषण क्या है? एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या कहा? उन्होंने कहा जिसमें व्यक्ति चेतनतया अथवा अचेतनतया, यानी कि सचेतन रूप से, यानी पूरे होशो हवास में, या फिर अचेतनतया भी, अर्थात जब वो अपने पूरे होश में न हो तब भी, यानी होश में हो या होश में न हो, यानी दोनों ही परिस्थितियों में चेतनतया अथवा अचेतनतया दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को, यानी दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे में यानी दूसरे के विचारों को, जो उसने संज्ञानात्मक ढांचा अपने मस्तिष्क में बनाया है, यानी जो उसने विचार अपने मस्तिष्क में बनाए हैं, उसको सांकेतिक रूप में, यानी भिन्न भिन्न संकेतों के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से, है ना, उपकरणों या साधनों द्वारा, किसी उपकरण अथवा साधन के प्रयोग से उनके संज्ञानात्मक ढांचे को प्रभावित करता है। समझ में बात आ गया? ठीक है, तो एंडरसन ने संप्रेषण को एक गत्यात्मक प्रक्रिया जो है वो माना है। बात समझ में आ गया ना? ये चीज़ है जो व्यक्ति के विचारों को
प्रभावित करता है किसी विभिन्न साधनों के माध्यम से, किसी विभिन्न साधनों का इस्तेमाल करके वह दूसरे के संज्ञानात्मक ढांचे को या विचारों को प्रभावित कर देता है। ठीक है, यहाँ पर प्रोफेसर IP तिवारी ने बड़ी भावनात्मक परिभाषा को यहाँ पर संप्रेषण के संबंध में दिया है। IP तिवारी कहते हैं कि संप्रेषण जीवन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये एक जीवन की प्रक्रिया है, आजीवन व्यक्ति संप्रेषण करता रहता है। आगे कहते हैं कि इसके अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रेषण जीवन के साथ शुरू होता है और जीवन के अंत के साथ ही खत्म हो जाता है। सामाजिक व्यवस्था में संप्रेषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, काफ़ी ये एक भावनात्मक परिभाषा उन्होंने यहाँ पर रोचक ढंग से जो है प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि संप्रेषण संपूर्ण जीवन है, बिना संप्रेषण का व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता। अर्थात बिना संप्रेषण के अभाव में अगर संप्रेषण नहीं है तो व्यक्ति के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वो क्या करेगा बिना किसी से बातचीत किए, चाहे चेतन रूप से चाहे अचेतन रूप से, बिना किसी से बातचीत किए वो कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, वो कहते हैं कि व्यक्ति जैसे ही पैदा होता है, जन्म लेता है, संप्रेषण वहीं से शुरू हो जाता है और जब तक जीवन उसका चलता रहता है, अर्थात मृत्यु होने तक यह संप्रेषण की प्रक्रिया किसी न किसी माध्यम द्वारा अवश्य ही चलती रहती है। और वो कहते हैं कि व्यक्ति चूंकि एक सामाजिक प्राणी है तो सामाजिक व्यवस्था में संप्रेषण की भूमिका तो और भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पर एंडरसन ने चेतन और अचेतन की बात कही। व्यक्ति एक मानसिक रूप से, एक संज्ञानात्मक रूप से एक परिपक्व प्राणी है। आप मनुष्यों के अलावा जीव जंतु भी संप्रेषण करते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। जगदीश चंद्र बोस ने तो यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे भी आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, जिनमें शब्द नहीं होता, कुछ तो होता होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो संप्रेषण है वह किसी भी तरीके से हो सकता है, सिर्फ विचारों का आदान प्रदान, संकेतों का आदान प्रदान, भावों का आदान प्रदान होना चाहिए। ठीक है, तो आशा है आपको संप्रेषण की जो परिभाषा है वह समझ में आई होगी। संप्रेषण का अर्थ जो है इससे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। तो यदि संप्रेषण का अर्थ आपको समझ में आ गया है तो इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर संप्रेषण की विशेषताओं की भी चर्चा हम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, समझ में बात आया। इन परिभाषाओं के आधार पर यदि संप्रेषण की विशेषताओं को देखा जाए तो वो क्या है। सबसे पहली चीज कि संप्रेषण क्या है। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध की प्रक्रिया है, एक दूसरे से बातचीत करने की प्रक्रिया है। दूसरा, संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दोनों पक्ष सम्मिलित होते हैं। अर्थात ये संप्रेषण जो है वह मनोवैज्ञानिक रूप से और साथ ही साथ सामाजिक रूप से भी चलता रहता है कि नहीं। इसके अलावा संप्रेषण टू वे होता है, द्विमार्गी होता है। अर्थात संप्रेषण के दौरान हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ दूसरे के विचारों को सुनते भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह द्विमार्गी प्रक्रिया है, एक मार्गी प्रक्रिया संप्रेषण नहीं हो सकती। ठीक है, अर्थात एक व्यक्ति सिर्फ बोल रहा है, सामने वाला सुन ही नहीं रहा है, तो क्या ये संप्रेषण हुआ? नहीं, ये संप्रेषण नहीं हुआ। संप्रेषण हमेशा क्या होता है? द्विमार्गी होता है। और साथ ही साथ आपने एंडरसन की परिभाषा में देखा कि संप्रेषण जो है वो एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जो कि गतिशील है, चलती रहती है। ठीक है, इसके अलावा संप्रेषण जो है जीवन का आधार है, जो है IP तिवारी ने कहा कि संप्रेषण जीवन का आधार है, इसके अभाव में जीवन की कल्पना भी जो है वो नहीं की जा सकती। और सामाजिक व्यवस्था में संप्रेषण का अत्यधिक महत्व है। जब कोई व्यक्ति समाज में रहता है तो वह सामाजिक प्राणी होने के नाते एक दूसरे से इंटरेक्शन या बातचीत करता ही करता है। ठीक है, समझ में आ गया। संप्रेषण में प्रतिपुष्टि अति आवश्यक है। संप्रेषण यानी कि संप्रेषण में प्रतिपुष्टि का होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, सामने वाला उस व्यक्ति की भावना या विचारों को पूरी तरीके से समझना चाहिए और समझने के बाद कुछ प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक वो समझेगा नहीं तब तक प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये कुछ संप्रेषण की जो है वो विशेषताएं हो गई। अच्छा, एक चीज़, संप्रेषण जो है वो शाब्दिक रूप से भी हो सकता है और सांकेतिक रूप से भी, यानी कि हम बातों के रूप में, लिखित या कथित रूप में कह सकते हैं, या फिर अपने हाव भाव संकेतों के माध्यम से भी संप्रेषण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमने संप्रेषण की विशेषताओं को परिभाषाओं के आधार पर
समझ लिया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले बिंदु पर बढ़ते हैं। संप्रेषण की आवश्यकता क्या है और उस संप्रेषण का महत्व क्या है, ठीक है, समझ में आ गया। संप्रेषण की आवश्यकता और महत्व की बात यहाँ पर करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर संप्रेषण को अर्थ जब हमने समझा, हमने देखा कि हम कक्षा में जो है हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, सामने वाला बात उस विचारों को, भावनाओं को समझता है, सुनता समझता है और प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो अब यदि इस बात को कक्षा के अंदर अप्लाई किया जाए तो एक शिक्षक कक्षा में क्या करता है? एक शिक्षक अपनी कक्षा में किसी विषय वस्तु का शिक्षण करता है, किसी विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है और उन्हें आत्मसात करने, उन्हें सिखाने का प्रयास करता है। और इस शिक्षण की प्रक्रिया में वह विद्यार्थियों से कुछ बातचीत करता है। तो क्या ये संप्रेषण नहीं हुआ? यह कक्षा संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। शिक्षक अपनी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों से जब बातचीत करेगा तो वह संप्रेषण का सहारा लेगा। अर्थात आप खुद विचार करिए कि यदि संप्रेषण न हो तो क्या कक्षा शिक्षण का या शिक्षण का अस्तित्व रहेगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जो संप्रेषण है, संप्रेषण जो है वह कक्षा शिक्षण की रीढ़ है ना, क्या है? बैकबोन है। बिना संप्रेषण के हम शिक्षण की कल्पना ही नहीं कर सकते। समझ में बात आ रही है ना, ठीक है। तो संप्रेषण कक्षा शिक्षण का अति आवश्यक अंग है। इसमें संप्रेषण के दौरान हम देखते हैं कि कक्षा शिक्षण में शिक्षक कुछ कहता है, विद्यार्थी सक्रिय होकर सुनते हैं। अर्थात संप्रेषण के दौरान शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही समान रूप से क्या करते हैं? सक्रिय रहकर एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझते हैं, ठीक है। अब इस संप्रेषण के दौरान कुछ संचार माध्यमों की भी आवश्यकता पड़ती है, जो कि शाब्दिक और सांकेतिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संप्रेषण कक्षा शिक्षण की रीढ़ है, अति आवश्यक अंग है। बिना संप्रेषण का कक्षा शिक्षण या शिक्षण के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती, ठीक है। और साथ ही साथ संप्रेषण जब होता है तो विद्यार्थी और छात्र दोनों ही सक्रिय रहकर पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु को सीखते हैं, समझते हैं और अपने ज्ञान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संप्रेषण शिक्षा के क्षेत्र में अति आवश्यक होता है, ठीक है। अब यह संप्रेषण जो है वह एक क्रमबद्ध रूप से किया जाता है ना। अर्थात संप्रेषण यानी बातचीत में एक क्रमबद्धता होनी चाहिए, जो कि विशेष सोपानों के साथ विशेष स्टेप्स, स्पेशल स्टेप्स के रूप में एक दूसरे के बाद एक जो है व्यवस्थित होनी चाहिए। जैसे हम किसी कक्षा शिक्षण के दौरान हम किसी विषय को पढ़ा रहे हैं तो उस विषय में पहले सरल विषय वस्तु को बताते हैं, फिर उसी से संबंधित थोड़ी जटिलता को एक एक स्टेप बाय स्टेप करके बढ़ाते जाते हैं। और यह भी ध्यान रखते हैं कि पिछला जो चरण है या पिछला स्टेप है वो अगले स्टेप से पूरी तरह से जुड़ा हुआ हो, और इस प्रकार से जुड़ा हो कि जब हम अगले स्टेप पे बढ़ें तो हमें पहले ही अंदाज़ा हो जाए कि अब आगे क्या बताया जाने वाला है, ठीक है। तो एक अच्छा संप्रेषण वही होता है जिसमें जब हम जैसे जैसे संप्रेषण में आगे बढ़ते जाते हैं तो उसके आगे जो है बातचीत जो होने वाली है उसका अनुमान पहले ही लग जाए, ठीक है। तो अच्छा संप्रेषण वही होता है। आगे हम और भी बातचीत करेंगे प्रभावी और अच्छे संप्रेषण की विशेषताओं को जब बात करेंगे उस समय, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि संप्रेषण कक्षा शिक्षण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। समझ में बात आ गया? तो अब हम कह सकते हैं, ये आवश्यकता और महत्व समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि संप्रेषण जो है एक अच्छे शिक्षण का आधार है। एक अच्छा शिक्षक संप्रेषण में कुशल होना चाहिए, यानी संप्रेषण में यदि शिक्षक को महारत हासिल है, कुशलता हासिल है, तो वह एक अच्छा शिक्षक हो सकता है और वह अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है, विद्यार्थियों को सरलता से, आसानी से सीखने में जो है सहायता दे सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गया ना?
तो यदि हम एक चीज़ देखें कि तब यदि हम कक्षा में संप्रेषण का उपयोग कर रहे हैं तो हमें संप्रेषण के दौरान संप्रेषण में कौन कौन सी बातों का समावेशन होना चाहिए, यानी संप्रेषण में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए। एक तो संप्रेषण निर्देशात्मक होना चाहिए, ठीक है। संप्रेषण कैसा होना चाहिए? निर्देशात्मक होना चाहिए, ठीक है। यह आदेशात्मक नहीं बल्कि निर्देशात्मक हो, है ना। हम विद्यार्थियों को निर्देश दें, आदेश न दें, है ना। बात समझ में आ गया। इसके अलावा संप्रेषण जो हो एक विशेष योजना के अंतर्गत जो है किया जाए, ठीक है। संप्रेषण विशेष योजनाबद्ध हो, ठीक है। कैसा हो? योजनाबद्ध हो। और संप्रेषण जो है विद्यार्थियों का पथ प्रदर्शक होना चाहिए। क्या होना, कैसा होना चाहिए? पथ प्रदर्शक होना चाहिए। उनके मार्ग को सरल और सुगम बनाना, आगे बढ़ने के जो मार्ग हैं उसको सरल और सुगम बनाने वाला होना चाहिए, न कि जटिल और क्लिष्ट, ठीक है। साथ ही साथ संप्रेषण जो है वो कैसा होना चाहिए? जनतंत्रात्मक होना चाहिए या लोकतंत्रात्मक होना चाहिए। जनतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक का क्या मतलब हुआ कि संप्रेषण में कोई भेदभाव नहीं हो, है ना। हमने अर्थ में ही देखा, सबको समान कर देना, कम्युनिस्ट, सबको समान कर देना। यानी संप्रेषण में क्या होना चाहिए? लोकतंत्रात्मकता का भाव होना चाहिए, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति को समान रूप से, है ना, समान भाव के साथ विचारों का आदान प्रदान या संप्रेषण करना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गया। साथ ही साथ संप्रेषण जो है विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करने वाला होना चाहिए। कठिनाइयों के निदान और साथ ही साथ उनकी कठिनाइयों का उपचार करने वाला भी होना चाहिए। यानी उनकी कठिनाइयों को पहचानना और कठिनाइयों का उपचार करने वाला भी संप्रेषण जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा संप्रेषण का महत्व जो है, हमारा आवश्यकता और महत्व, ठीक है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। और अधिगम में संप्रेषण का अत्यधिक महत्व होता है, ये भी हमने इस पर जो है चर्चा की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक जो हम पढ़ने वाले थे वह है संप्रेषण के घटक और कारक, ठीक है। तो आइए संप्रेषण के घटक और कारकों पर चर्चा करते हैं, जिससे काफ़ी प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो संप्रेषण के घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। संप्रेषण की प्रक्रिया का अर्थ समझने के बाद यदि उसको और गहराई से देखा जाए, थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से संप्रेषण की प्रक्रिया को समझा जाए, देखा जाए, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर पहले तो प्रत्यक्ष रूप से दो चीज़ें हमें दिख रही हैं। एक व्यक्ति जो बात कह रहा है, ठीक है। दूसरा सामने वाला व्यक्ति जो बात सुन रहा है, ठीक है। तो जो व्यक्ति अपनी बातों को या भावनाओं को व्यक्त करता है उसको बोलते हैं प्रेषक, सेंडर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? सेंडर बोलते हैं या प्रेषक बोलते हैं, ठीक है। और एक वो व्यक्ति है जो कि आपकी बात को क्या कर रहा है? सुन रहा है, जिसको बोलते हैं रिसीवर या प्राप्तकर्ता, ठीक है। बात समझ में आ गया ना। ये जो दो चीज़ें हैं, प्रेषक और प्राप्तकर्ता, ये दोनों किसी न किसी एक वातावरण में जो है या किसी विशेष परिस्थिति में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो वो परिस्थिति हमने यहाँ पर बना दी, जिसको हम बोलते हैं पर्यावरणीय संदर्भ। क्या बोलते हैं? पर्यावरणीय संदर्भ, है ना। यानी कि जो बातचीत होती है वो किसी विशेष वातावरण या किसी विशेष परिस्थिति में होती है ना। पर्यावरणीय संदर्भ बदल दिया जाए अगर, तो एक ही सूचना का अर्थ जो है वो बदला जा सकता है, ठीक है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए हम कहीं जाते हैं, है ना, और खुशी की बात है और खुशी का माहौल है, और वहाँ पे जाके हम कोई दुख की बात कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में भले ही वह ज़रूरी बात हो, लेकिन ऐसे खुशी के माहौल में वो चीज़ें जो हैं बदल जाती हैं, उसका अर्थ जो है बदल जाएगा,
ठीक है, समझ में आया ना। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरणीय संदर्भ जो है वह भी सूचनाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो संप्रेषण के दौरान पर्यावरणीय संदर्भ का जो है ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा हमने जो है किसी विशेष पर्यावरण में प्रेषक और प्राप्तकर्ता जो है एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि प्रेषक प्राप्तकर्ता तक अपनी बातों को कैसे भेजेगा। ठीक है, तो उसके लिए उसके पास कोई एक संप्रेषण माध्यम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संप्रेषण माध्यम। संप्रेषण माध्यम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेषक जो है अपनी बातों को किसी माध्यम के सहारे भेजेगा। जैसे हम जब मौखिक रूप से बातचीत करते हैं तो अपनी आवाज़ को माध्यम बनाते हैं अपने विचारों को व्यक्त करने का। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो जो लिखित सामग्री है, किताबें, पुस्तकें, पोस्टर, प्रचार, कुछ भी जो भी है, वो क्या करता है, वो आपका माध्यम बनता है संप्रेषण को करने का। जब भी हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, यूट्यूब या वीडियो देखते हैं या फिर टीवी देखते हैं, टेलीविज़न या रेडियो सुनते हैं, तो वो जो टेलीविज़न है, रेडियो है, ऑनलाइन जो कंटेंट सर्वर जो है वो क्या है, वो माध्यम बनता है बातचीत को करने का या संप्रेषण को करने का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेषक किसी संप्रेषण माध्यम की सहायता से प्राप्तकर्ता तक अपनी सूचनाओं को भेजता है। ठीक है, तो ये कम से कम 3 घटक तो यहाँ पर होंगे ही होंगे। ठीक है, समझ में बात आ गया। संप्रेषण माध्यम के द्वारा जो है प्राप्तकर्ता तक पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संप्रेषण के बहुत सारे मॉडल्स जो हैं अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं, उसमें से ये सबसे सरल मॉडल है। ठीक है ना, इसके बीच में कभी कभी जब हम कंप्यूटर इत्यादि से संप्रेषण करते हैं या टेलीफोन से संप्रेषण करते हैं, तो प्रेषक जो है अपनी बातों को संप्रेषण माध्यम या टेलीफोन लाइन के द्वारा सामने वाले तक भेजता है। कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, सर्वर के द्वारा आगे बढ़ता है। ठीक है, इसके बीच में प्रेषक की बातें जो है इनकोड होती हैं। क्या होती हैं? इनकोड होती हैं। ठीक है, इनकोड होती हैं। क्या होती हैं? इनकोड। ये इनकोड होकर संप्रेषण माध्यम में जाती हैं। ठीक है, फिर संप्रेषण माध्यम से पहले जब वो प्राप्तकर्ता तक पहुंचने वाली होती हैं तो ये क्या होती हैं? डीकोड होती हैं। क्या होती हैं? डीकोड होती हैं। ठीक है, क्या होंगी? डीकोड होंगी। और डीकोड होकर कहाँ पहुँचेंगी? प्राप्तकर्ता तक पहुँचेंगी। और प्राप्तकर्ता जो है उसको डीकोड की हुई सूचना को समझ लेगा। ठीक है, समझने के बाद वह क्या करेगा? वह पुनः प्रेषक तक इस बात की संतुष्टि कराएगा कि हमने आपकी सूचना को सुन लिया है और समझ लिया है। इसे बोलते हैं प्रतिपुष्टि। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रतिपुष्टि या फीडबैक। समझ में बात आ गया। तो किसी संप्रेषण में कम से कम ये चीज़ें अवश्य ही होती हैं। पहला प्रेषक, दूसरा संप्रेषण माध्यम, और तीसरा प्राप्तकर्ता, और चौथा प्रतिपुष्टि। ठीक है, कुछ अन्य माध्यमों को भी अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर इनकोडिंग और डीकोडिंग। समझ में बात आ गया ना। तो सबसे पहले प्रेषक क्या करेगा? सूचनाओं को भेजेगा और वो सूचनाएं पहले इनकोड होंगी, इनकोड होकर संप्रेषण माध्यम में जाएंगी, संप्रेषण माध्यम द्वारा आगे बढ़कर जब वो प्राप्तकर्ता के पास पहुंचने वाली होंगी तो उन्हें किसी उपकरण द्वारा डीकोड किया जाएगा। डीकोड होकर प्राप्तकर्ता उसे डीकोडित जो सूचनाएं हैं उसको समझ लेगा। समझने के बाद प्रेषक तक उसकी प्रतिपुष्टि या फीडबैक जो है वो पहुंचा देगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से ये एक साइकिल की तरह जो है वो चलता रहता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि सूचना जो है कहाँ से आएगी? सूचना किसी स्रोत से आएगी। समझ आया? कोई तो स्रोत होना चाहिए, सूचना का कोई स्रोत होना चाहिए। तो सबसे स्रोत भी जो होता है, सोर्स जो होता है, वो भी जो आपके संप्रेषण का एक घटक होता है। ठीक है, तो स्रोत से शुरू होकर प्रेषक,
प्रेषक से इनकोडिंग, इनकोडिंग से संप्रेषण माध्यम, संप्रेषण माध्यम से डिकोड, डिकोड से प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता से प्रतिपुष्टि का होना और प्रतिपुष्टि से प्रेषक तक जाना। और यहाँ पर ये जो है पर्यावरणीय संदर्भ, समझ बात आ रही है, किसी विशेष पर्यावरण या वातावरण में संदर्भित होकर जो है कोई भी संप्रेषण की प्रक्रिया घटती है। ठीक है, तो मैंने इन सब चीज़ को बता दिया। पर्यावरणीय संदर्भ के बारे में एक बार और चीज़ कुछ समझ लेते हैं। पर्यावरणीय संदर्भ जो है वो कई तरीके का हो सकता है, जैसे भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और समय, है ना। भौतिक, मनोवैज्ञानिक पर्यावरणीय संदर्भ और समय भी जो है पर्यावरणीय संदर्भ का एक प्रकार है। और साथ ही साथ एक और है सामाजिक संदर्भ, है ना, सामाजिक संदर्भ। ठीक है, समझ बात आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि इन 4 प्रकार के पर्यावरणीय संदर्भों में संप्रेषण की प्रक्रिया घटित तो हो सकती है। भौतिक संदर्भ का मतलब क्या हुआ, जैसे कहाँ पर हो रहा है, कि किस जगह पर, स्कूल में, विद्यालय में, किसी सेमिनार हॉल में, है ना, किसी ऑफिस में, जिस जगह पे हो रहा है तो वो स्थान जो है भौतिक संदर्भ में आ जाता है। ठीक है, ठीक है। सामाजिक संदर्भ यानी किन लोगों के बीच हो रहा है, कक्षा के अंदर विद्यार्थियों के बीच हो रहा है, या किसी सेमिनार हॉल में सभी विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों के बीच हो रहा है, या फिर किसी सोसाइटी में आप कहीं बोल रहे हैं, किसी मंच पर बोल रहे हैं, तो सामाजिक संदर्भ में किन लोगों के बीच जो हो रही है बातचीत। मनोवैज्ञानिक संदर्भ का मतलब क्या हुआ, जैसे कि जो बातचीत हो रही है वो कैसी हो रही है, औपचारिक हो रही है या अनौपचारिक हो रही है ना। फॉर्मली अब बातचीत कर रहे हैं, किसी विशेष कार्य के लिए बातचीत कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही अनौपचारिक रूप से सिर्फ जो गॉसिप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मनोवैज्ञानिक संदर्भ के अंतर आ जाता है। समय संदर्भ का मतलब क्या हुआ कि आप किस दिन, किस समय या किस अवधि में जो है बातचीत कर रहे हैं, वो जो है आपका समय संदर्भ में आ जाता है। ठीक है, तो संदर्भ के बदलने से संप्रेषण का पूरा स्वरूप ही बदल जाता है, इसलिए पर्यावरणीय संदर्भ को हम जो है निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसे भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रेषक, संदेश, माध्यम, है ना, प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्टि तक हमने, अगर इसमें कक्षा संप्रेषण में इसको और समझा जाए तो प्रेषक के रूप में कौन होता है, यहाँ पर प्रेषक के रूप में होता है शिक्षक। ठीक है, शिक्षक अपनी आवाज़ के रूप में अपनी भावनाओं को इनकोड करता है, उसके बाद संप्रेषण माध्यम से, है ना, यानी अपनी आवाज़ को सामने की ओर भेजता है। ठीक है, सामने की ओर भेजता है। अब उसमें माध्यम, बहुत बड़ी कक्षा है, माइक भी हो सकता है ना, यानी बीच में ये जो हवा है ये माध्यम बन रही है आपकी आवाज़ को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद ये आगे पहुंचेगा, विद्यार्थी इस आवाज़ को अपनी कान में सुनेंगे, मस्तिष्क उसको डिकोड करेगा, यानी शब्दों को समझेगा। ठीक है, शब्दों को समझेगा कि ये किस भाषा में क्या बोला जा रहा है, और वो प्राप्तकर्ता उसको उस बात को समझ जाएगा, और समझ जाने के बाद अपनी सहमति जो है प्रेषक तक पहुंचाएगा, जिसे हम फीडबैक कहेंगे। तो प्राप्तकर्ता कौन है, यहाँ पर है छात्र। ठीक है, प्रेषक कौन है, शिक्षक है। ठीक है, प्रतिपुष्टि कौन दे रहा है, तो दोनों ही दे सकते हैं, है ना। कभी विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न शिक्षक तक आता है तो शिक्षक उसका जवाब देता है, या फिर शिक्षक से विद्यार्थियों तक कोई प्रश्न या कुछ चीज़ पूछे जाती हैं तो जो है विद्यार्थी उसका जवाब देते हैं। ठीक है, तो प्रतिपुष्टि दोनों ओर से हो सकती है। कक्षा जो है, कक्षा संप्रेषण द्विमार्गी होता है, 2 वे होता है, दोनों ओर से बातचीत होती है, वही प्रॉपर कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में बात आ गया ना। और पर्यावरणीय संदर्भ क्या है, पर्यावरणीय संदर्भ मतलब भौतिक रूप से, कक्षा संप्रेषण जो है भौतिक पर्यावरणीय संदर्भ में होता है। ठीक है, समझ में बात आ गया ना। अब इस संप्रेषण को में हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे संप्रेषण के प्रकारों की बात, है ना। आपने संप्रेषण के घटकों को समझ लिया, इन घटकों को आप ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे संप्रेषण के प्रकार की। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम, घटकों की बात हमने कर ली, अब बढ़ेंगे संप्रेषण के प्रकार की ओर। तो संप्रेषण का प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है,
संप्रेषण के प्रकार, टाइप्स, कौन कौन से टाइप हैं, ठीक है। तो वैसे तो संप्रेषण को यदि सामान्य रूप से दो भागों में बांटा जाए तो दो तरीके से कहा जा सकता है। एक वैयक्तिक संप्रेषण, है ना, एक वैयक्तिक संप्रेषण, और दूसरा सामूहिक संप्रेषण, ठीक है। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। इसको सामूहिक संप्रेषण को लोक संप्रेषण भी कहते हैं या मास कम्युनिकेशन कहते हैं ना, मास कम्युनिकेशन, और ये पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन, दो चीज़ें, ठीक है। समझ में बात आ गया, ठीक है। क्या मतलब है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। वैयक्तिक संप्रेषण, जब एक व्यक्ति के सामने या थोड़े व्यक्तियों के सामने, ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी बातों को कहता है तो वह वैयक्तिक संप्रेषण होगा। जैसे कि आप काउंसलिंग कर रहे हैं किसी व्यक्ति की, तो काउंसलिंग के दौरान आप बातचीत करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो वैयक्तिक संप्रेषण का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सामूहिक संप्रेषण या मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम एक साथ बड़ी जनसंख्या के समूह को सूचनाएं देते हैं या बातचीत करते हैं, तो वो जो है मास कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे हम टीवी पे बात कर रहे हैं, रेडियो पे बात कर रहे हैं, है ना, आजकल इंटरनेट यूट्यूब पे जो है वो बात कर रहे हैं, एक तरीके का मास कम्युनिकेशन ही वो है, या सामूहिक संप्रेषण ही कहलाएगा। तो ये तो जनरल तरीके से हमने दो भागों में बांट दिया। ये लोगों के आधार पर, यानी संप्रेषण में भाग लेने वाले व्यक्तियों के आधार पर दो भागों में बांटा गया, ठीक है। अब यदि संप्रेषण की प्रक्रिया के आधार पर या संप्रेषण के दौरान संदेशों की प्रकृति के आधार पर यदि बांटा जाए, संदेशों की प्रकृति के आधार पर, तो दो तरीके से बांटा जा सकता है, और है ना, एक जो है शाब्दिक संप्रेषण, है ना, ये किसके आधार पर है, संदेशों की प्रकृति के आधार पर, और दूसरा अशाब्दिक, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। संप्रेषण को जब हम गहराई से समझेंगे तो इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने निकल के आएंगी, ठीक है ना। तो आप परीक्षा में ज़्यादातर इन्हीं दोनों के बारे में पूछता है, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण के बारे में। हालांकि कक्षा में भी हम वैयक्तिक और सामूहिक संप्रेषण कर सकते हैं। जब हम विद्यार्थी शिक्षा की प्रक्रिया में जब हम एक विद्यार्थी को से एक बार में बातचीत करते हैं, तो वो वैयक्तिक संप्रेषण का उदाहरण हो जाएगा। जैसे कक्षा के अंदर हम किसी एक विद्यार्थी की समस्याओं को समझना चाहते हैं, कि कोई विशेष बालक है जिसको किसी चीज़ के संबंध में समस्या है, तो हम उसको विशेष रूप से उससे बातचीत करते हैं, काउंसलिंग उसकी करते हैं, है कि नहीं, उसका विशेष रूप से मूल्यांकन करते हैं अकेले, तो वो वैयक्तिक संप्रेषण हो जाएगा। लेकिन सामूहिक संप्रेषण कब होगा, जब हम कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक साथ जो है पढ़ाएं, या फिर किसी विशेष क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के समूह को एक साथ पढ़ाया जाए, है ना। जैसे बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, कक्षा के अंदर 20-25 प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, तो उनको अलग एक साथ पढ़ाया जाए, या फिर मंद अधिगामी बालक हैं, उनको एक साथ एक समूह में पढ़ाया जाए। अर्थात जब हम सामूहिक रूप से विशेष क्षमताओं वाले बालकों को एक साथ पढ़ाते हैं, तो वो सामूहिक संप्रेषण हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कक्षा शिक्षण जो है वो सामूहिक संप्रेषण होता है, और गाइडेंस या काउंसलिंग या डायग्नोस्टिक टीचिंग जो है, या किसी विद्यार्थी की समस्याओं की पहचान के दौरान हम वैयक्तिक संप्रेषण का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बात हो गई। अब आगे बढ़ेंगे। जो हमने संदेशों की प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा था, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण, इसको समझ लेते हैं। नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये वर्बल कम्युनिकेशन है और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो शाब्दिक संप्रेषण क्या हो जाएगा, नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है, नाम से मतलब क्या है, शाब्दिक संप्रेषण है ऐसा संप्रेषण जिसमें माध्यम बनाया जाए शब्दों के माध्यम से विचारों सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाए, तो वो कहलाएगा शाब्दिक संप्रेषण, ठीक है। समझ में बात आ रही है ना। तो शब्द लिखे भी जा सकते हैं
और कहे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो शाब्दिक संप्रेषण को इसलिए दो भागों में बांट दिया जाता है। कैसे? एक लिखित और दूसरा मौखिक। समझ में आ रहा है? लिखित संप्रेषण और क्या है? मौखिक संप्रेषण। समझ में बात आई कि नहीं आ गया? तो लिखित संप्रेषण क्या होता है? यदि लिखित रूप में जब हम बातचीत को कहते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड पर हमने लिख दिया, आप देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है? लिखित संप्रेषण का उदाहरण है। साथ में मैं जब बोल रहा हूँ तो वो मौखिक संप्रेषण का उदाहरण है, ठीक है। यानी शब्दों को जब लिखित रूप में प्रस्तुत करके विचारों को व्यक्त किया जाए तो वो लिखित संप्रेषण है। जैसे आपकी पाठ्य पुस्तकें, है ना, ये क्या है? एक लिखित संप्रेषण का उदाहरण है ना। न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाएं, जर्नल्स, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो लिखित संप्रेषण का उदाहरण है। अभी मौखिक संप्रेषण क्या है? जब हम बातों को कहें, यानी कि जब हम व्याख्यान दे रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं, विवरण दे रहे हैं, शिक्षण के दौरान बोल बोल कर कोई कहानी कह रहे हैं, ठीक है, प्रश्नोत्तर कह रहे हैं, तो ये सब जो तरीके हैं ये मौखिक संप्रेषण के उदाहरण हैं, जो कि शाब्दिक संप्रेषण हो गया। समझ बात आ रही है ना? तो लिखित और मौखिक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अशाब्दिक संप्रेषण की बात करते हैं, ठीक है। अशाब्दिक संप्रेषण क्या है? कुछ संप्रेषण कुछ इस प्रकार से किया जाए जिसमें शब्दों का उपयोग न करके बल्कि हाव भाव का, मुख मुद्राओं का, स्पर्श का, या फिर संकेतों का, शरीर से किए गए इशारों का या शरीर के संचालन द्वारा जब हम संप्रेषण करने का प्रयास करते हैं तो वो अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। समझ में बात आ गया ना? तो अशाब्दिक संप्रेषण कैसे कैसे किया गया, मैंने क्या बताया? हाव भाव द्वारा, है ना, शरीर के संचालन के माध्यम से, ठीक है, मुख की मुद्राओं के माध्यम से, ठीक है। समझ में बात आ रही है? तो इन चीज़ों के स्पर्श के द्वारा, स्पर्श, ठीक है, स्पर्श के द्वारा जब हम किसी संप्रेषण का कार्य करते हैं तो वो कहलाएगा अशाब्दिक संप्रेषण। जैसे हम कक्षा के दौरान जब विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं और विद्यार्थी जो है उसका सही उत्तर देता है तो हम थोड़ा स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं, या फिर कोई गलत उत्तर करता है या अनुशासनहीनता देता है तो हम क्या करते हैं? हम जो है अपने फेस के एक्सप्रेशन को कुछ आश्चर्यजनक संकेत देने वाला बना लेते हैं, ऐसे भावें जो है सिकोड़ लेते हैं, या फिर जो है ऐसा चेहरा बनाते हैं जिससे विद्यार्थी समझ जाए कि ये बात कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। शरीर संचालन के द्वारा जैसे हम इशारा करते हैं, है कि नहीं, हमें बोर्ड पर दिखाना है तो उंगली से हम ऐसे इशारा करते हैं, कोई चार्ट या पोस्टर लगा हुआ है उस पर हम इशारा करते हैं, या किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट करना है किसी छात्र को तो हम उंगली दिखा के उठाते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है, या फिर हम जो है थंब जो है देते हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, है ना, इस तरीके की बात है। ये क्या है? शरीर संचालन हो गया। पढ़ाते वक्त हम अपने उंगलियों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा किसी चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं, इस तरह से करने के, तो वो क्या है? शरीर संचालन हो गया। मुख मुद्राओं की बात हो गई है ना, चेहरे के एक्सप्रेशंस, बाहों को चढ़ाना, आँखों को बड़ी करना, है ना, स्माइल करना, होठों को जो है अपने इनमें शरीर फेस के अंगों, फेस पे जो भी हमारे जेस्चर्स हैं उसके द्वारा जो हम जब हम इशारे करते हैं, संकेत करते हैं, तो मुख मुद्रा द्वारा या स्पर्श के द्वारा हम कभी कभी विद्यार्थियों के पास जाते हैं, उनको टच करते हैं, उनको जब पुनर्बलन देना होता है तो हम कहते हैं शाबाश, वेरी गुड, उनकी पीठ थपथपाते हैं, है कि नहीं, सर पे हाथ रखते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब जो है आपके स्पर्श द्वारा अशाब्दिक संप्रेषण की बात हो गई। समझ में आ गया ना? तो शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण आपको मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा आप, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना? तो ये है आपका। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि संप्रेषण के दौरान आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं, ये चीज़ भी जानना जरूरी है। इस संप्रेषण में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं हैं। जब हम संप्रेषण की प्रक्रिया को संचालित करते हैं तो बीच में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, ठीक है। जैसे मैं ही हूँ, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वीडियो के दौरान आपको कुछ खुटखुट सरसर की आवाज़ भी आ रही होगी, है ना। तो ये जो साउंड है कहीं ना कहीं मेरी बातों को आप तक पहुँचाने में थोड़ी तो बाधा पैदा जरूर कर रहा है, ठीक है।
समझ में बात आ गया। या फिर आप जहाँ भी बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है, वहाँ पर बहुत शोर हो रहा है, व्यक्ति आ रहे हैं, जा रहे हैं, है ना, तो ये शोर आपकी संप्रेषण को प्रभावित कर सकता है। या फिर आप जब किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं उस भाषा को सामने वाला व्यक्ति समझ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यह भी आपका संप्रेषण में बाधा पैदा करने वाला हो सकता है, ठीक है। या फिर आप किसी बात को सामने वाले व्यक्ति के सामने रख रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति चिंता में है, परेशान है, ठीक है, या फिर पहले से ही उसने ये मन बना लिया है कि सामने वाला व्यक्ति तो जो कह रहा है वो बेकार की बात है कि नहीं, तो जो पूर्वाग्रह से वो पहले से ही ग्रस्त है, तो ये भी आपके संप्रेषण में जो है बाधा पैदा कर सकता है, ठीक है। या फिर आपका समाज, आपकी संस्कृति, आपकी विचारधारा भी आपके संप्रेषण को प्रभावित कर सकती है। जैसे आप किसी अन्य समुदाय, किसी एक विशेष समुदाय के हैं, तो अक्सर व्यक्तियों के अंदर भेदभाव की भावना होती है और उस भेदभाव की भावना के कारण वो दूसरी समुदाय की बातों को समझने से ही इनकार कर देते हैं, नहीं हमें नहीं समझना है, समझ में आ रहा है ना। यानी सांस्कृतिक ये जो भेदभाव है ये अभी संप्रेषण को प्रभावित कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं जिसको अन्य मनोवैज्ञानिकों ने कई तरीके से जो है व्यक्त किया है। तो उनको आइए हम एक साथ एक जगह पे समझ लेते हैं कि संप्रेषण में बाधा पैदा करने वाली कौन कौन से कारक यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ पर वर्गीकरण दे रहा हूँ, एक विद्वान डॉक्टर कुमार का वर्गीकरण है जिसमें उन्होंने संप्रेषण में बाधा पैदा करने वाले जो कारक हैं उनको कुछ वर्गों में बांटा। आइए उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बात की भौतिक बाधाओं की, ठीक है, भौतिक बाधाओं की बात की। दूसरा उन्होंने बात की भाषाई बाधाएं, है ना, कौन सी बाधाएं, भाषाई, जैसा कि मैंने आपकी बात की अभी, भाषाई बाधाएं। तीसरी उन्होंने बात की मनोवैज्ञानिक बाधाएं, कौन सी, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। और चौथा जो उन्होंने बात किया वह पृष्ठभूमि की बाधाएं, पृष्ठभूमि की बाधाएं, ठीक है। ये इन सबको हम थोड़ा शॉर्ट में जो है यहाँ पर समझ लेते हैं ये होता क्या है। अभी जो मैंने चर्चा की सेम वही चीज़ यहाँ पर उन्होंने व्यक्त किया है। भौतिक बाधाओं से मतलब क्या, यानी जहाँ पर बातचीत हो रही है वहाँ का भौतिक वातावरण कैसा है, शोरगुल, गर्मी, स्वास्थ्य का खराब होना, है ना, बहुत अधिक गर्मी होना या बहुत अधिक जो है ठंडी होना, है ना, साथ ही साथ मुंह में कुछ रख के बोलना, मुंह में रख के कुछ बोलना, इसके अलावा गलत उच्चारण करना, अस्पष्ट ग्राफिक या संकेत जो है वह भौतिक बाधाओं के अंतर्गत आता है। यानी कोई ऑडियो विजुअल चीज़ प्रयोग कर रहे हैं और वो ऑडियो विजुअल जो मटेरियल है वो सही नहीं है। ये भाषाई बाधाओं पर, भाषाई बाधाएं जो कि संप्रेषण में बाधा पैदा करती हैं वो क्या है, ठीक है। तो भाषाई बाधाओं से तात्पर्य है भाषा से संबंधित बाधाओं पर। जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को बोलता है और भाषा को बोलने के दौरान अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करता है या अस्पष्ट उच्चारण करता है या फिर जो है उसके मुख के अंदर कुछ चीज़ें रख कर बोलता है जिससे उसकी आवाज़ स्पष्ट नहीं निकलती। इसके अलावा जो है जिन ग्राफिक्स या संकेतों का इस्तेमाल कर रहा है वो अस्पष्ट हैं, तो ऐसी या फिर शब्दों का जाल या बहुत जटिल कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है या आडंबर भाषाओं के माध्यम से जो है ढोंग की बातें कर रहा है, तो वो क्या है, वो सब भाषाई बाधाओं के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या है, ऐसी बाधाएं जो किसी व्यक्ति के मन से संबंधित हों, यानी मनोविज्ञान से संबंधित जो बाधाएं हैं वो मनोवैज्ञानिक बाधाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं जैसे विद्यार्थी की अभिरुचि का, विद्यार्थी के व्यक्तित्व का, विद्यार्थी के प्रत्यक्षीकरण का या अवबोधन का जो तरीका है वह मनोवैज्ञानिक बाधाओं के अंतर्गत आ जाता है। विद्यार्थी समझ नहीं पा रहा है कि जो आप कह रहे हैं उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पा रहा है, अवबोध नहीं कर पा रहा है, रुचि नहीं, उस विषय वस्तु में उसकी रुचि नहीं बन पा रही है ना, या फिर अवधान में कमी, अटेंशन जो है उसका
नहीं है। तो ये सब इस तरह की जो बाधाएं हैं वो सब की सब मनोवैज्ञानिक बाधाएं कहलाती हैं। पृष्ठभूमि की बाधाओं का मतलब विद्यार्थी की पृष्ठभूमि से है, ऐसी बाधाएं जो कि विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित हैं। यानी विद्यार्थी किस समाज से आ रहा है, जिस संस्कृति या परंपरा या मान्यता को मानने वाला है, उस हिसाब से उसका पूर्वाग्रह होता है, उस हिसाब से उसकी विचारधारा होती है ना। और यदि कोई बात उसके विपरीत बोली जाती है तो वह उसे अच्छी नहीं लगती, अरुचिकर लगती हैं, इसलिए वह संप्रेषण की प्रक्रिया में भाग लेने में अरुचि दिखाता है। तो इस तरह से पृष्ठभूमि जो है उसकी बाधाएं पैदा करती हैं। ठीक है, तो हमने जो है वर्गीकरण इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा। डॉक्टर कुमार का है ना, डॉक्टर कुमार का ये जो वर्गीकरण है 1996 में किया गया है ना, वो उन्होंने किया। तो इस हिसाब से इन चारों बाधाओं को देखा जाए तो इसके अंदर संप्रेषण में आने वाली लगभग सभी बाधाएं आ जाती हैं ना, जैसे भाषा, शोर, विद्यार्थी के पूर्व अनुभव, इसके अलावा उसकी भावनाएं या संवेग और पर्यावरणीय संदर्भ, यानी किस भौतिक वातावरण में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बाधाओं पर चर्चा की। अब यदि हमें संप्रेषण को प्रभावी बनाना है, यानी कि संप्रेषण को अगर अच्छा बनाना है, तो हमें इन सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करनी होगी, अर्थात इन सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करना होगा, तभी हम एक प्रभावशाली संप्रेषण कर पाएंगे। ठीक है, तभी हम एक प्रभावशाली संप्रेषण कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन बाधाओं को दूर करके हम संप्रेषण को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है प्रभावी संप्रेषण के तरीके, वो तरीके कैसे हम जान सकते हैं जब, या कैसे अपना सकते हैं जब संप्रेषण में आने वाली ये 4 प्रकार की जो बाधाएं हैं, इन बाधाओं को दूर कर दिया जाए। तो आइए हम समझते हैं कि एक प्रभावी संप्रेषण को संपन्न करने के लिए या संचालित करने के लिए हमें कौन कौन से तरीके जो हैं अपना सकते हैं। ठीक है, तो आइए अपने अंतिम टॉपिक को जो है यहाँ पर समझते हैं कि प्रभावी संप्रेषण के तरीके कौन कौन से हैं। प्रभावी संप्रेषण के तरीके। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि संप्रेषण जो है वो 2 व्यक्तियों के बीच होने वाली प्रक्रिया है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया है, शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से। तो इसका मतलब ये है कि जो भी संप्रेषण किया जाएगा उसका एक विशेष पर्यावरणीय संदर्भ होना चाहिए, यानी कि विशेष परिस्थिति में विशेष प्रकार के उद्देश्य के साथ संप्रेषण किया जाना चाहिए। अर्थात जो सबसे पहली चीज़ है वह क्या है कि एक प्रभावी संप्रेषण तभी हो सकता है जब उस संप्रेषण का पहले से एक उद्देश्य निर्धारित हो, किस चीज़ के लिए वो संप्रेषण किया जा रहा है, पहली चीज़। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़, संप्रेषण जो है वो निर्देशात्मक होना चाहिए। इस पे मैंने पहले भी चर्चा की है, कैसा होना चाहिए, निर्देशात्मक होना चाहिए, यानी कि सुझाव के रूप में संप्रेषण होना चाहिए, आदेश के रूप में नहीं, क्योंकि आदेश जो होता है कक्षा के अंदर जो संप्रेषण होता है वो निर्देशात्मक होता है, आदेशात्मक नहीं होता। साथ ही साथ संप्रेषण क्या होना चाहिए, प्रेरणा देने वाला होना चाहिए, या आप ऐसा कहें कि प्रेरणास्पद होना चाहिए, मोटिवेशन देने वाला होना चाहिए, उस संप्रेषण के द्वारा विद्यार्थियों की रुचियों और प्रवृत्तियों में जो है आप ऐसा कह सकते हैं कि सुधार होना चाहिए, है ना, और विद्यार्थी स्वप्रेरित होने चाहिए। इस तरह से संप्रेषण किया जाए। चौथी चीज़ की जो संप्रेषण है वो बाल केंद्रित हो, कैसा हो, बाल केंद्रित हो, या ऐसा कहें लोकतांत्रिक संप्रेषण हो, यानी विद्यार्थियों को केंद्र में रखते हुए संप्रेषण किया जाना चाहिए, तभी वह एक प्रभावी संप्रेषण कहलाएगा। संप्रेषण विद्यार्थी की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, है ना, स्थिति के अनुरूप किया जाना चाहिए। इसके अलावा संप्रेषण सुनियोजित होना चाहिए, है ना, संप्रेषण कैसा होना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए, है ना। जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि संप्रेषण एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें जो संप्रेषण के जो क्या कहते हैं, जो सूचनाएं या तथ्य होते हैं वो सभी एक विशेष क्रम में निर्धारित होते हैं और हर एक चरण या हर एक सूचना अगली सूचना से संबंधित होती है। तो इसका मतलब वो क्या है, प्री प्लान है, पहले से उसका पूरा प्लानिंग करके, नियोजन करके जो है संप्रेषण का कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है,
और मैंने एक बाल केंद्रित, और छठवीं चीज़ जो है मैंने प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, अर्थात संप्रेषण में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को समान रूप से महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए संप्रेषण का आधार क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सातवीं चीज़ कि संप्रेषण में भाग लेने वाले व्यक्तियों में सक्रियता का होना अति आवश्यक है। ठीक है, दोनों व्यक्ति जो है वो संप्रेषण, प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों ही सक्रिय रूप से भागीदार होने चाहिए, तभी संप्रेषण की सफलता सुनिश्चित होती है। ठीक है, उसके बाद जो भी संप्रेषण किया जा रहा है कक्षा के अंदर वह विषय वस्तु से संबंधित हो। किससे संबंधित हो, विषय वस्तु से, अर्थात हम अनावश्यक बातों का उपयोग कक्षा के अंदर न करें। जो भी बातें हम कक्षा के अंदर कर रहे हैं वो निश्चित ही उस विषय वस्तु से संबंधित होनी चाहिए जिस विषय वस्तु का शिक्षण शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष कर रहा है। और साथ ही साथ संप्रेषण में सहयोग की भावना होनी चाहिए। ठीक है, संप्रेषण जब भी किया जाए कक्षा के अंदर तो इस भाव के साथ किया जाए कि हम विद्यार्थियों का सहयोग कर रहे हैं, अर्थात या विद्यार्थी हमारा सहयोग कर रहे हैं, यानी विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही परस्पर सहयोग पूर्ण भावना के साथ बातचीत कर रहे हैं, तभी कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ती है और एक बेहतर संप्रेषण जो है वो संचालित होता है। समझ में आ गया। इसके अलावा संप्रेषण का संबंध पूर्व ज्ञान से होना ही चाहिए। ठीक है, यानी जो भी बातें आप कक्षा में कर रहे हैं वो निश्चित ही विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, अर्थात जो पहले से जानते हैं उससे जोड़ते हुए जब हम संप्रेषण करते हैं तो संप्रेषण अधिक प्रभावी होता है। ठीक है ना, विद्यार्थियों को जल्दी समझ में आता है। इसके अलावा संप्रेषण के दौरान उचित है ना साधन का प्रयोग जो है ना, संप्रेषण के दौरान हम कई सारे शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करते हैं या संप्रेषण के साधनों का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा हमारा संप्रेषण अधिक प्रभावी होता है। जैसे बहुत बड़ा क्लास है, बहुत बड़े क्लास में आवाज़ पीछे तक नहीं जा रही है, सेमिनार हॉल में हम बोल रहे हैं, उसके लिए माइक वगैरह होना चाहिए, है कि नहीं, आवाज़ गूंजनी नहीं चाहिए। और यदि किसी संकेत द्वारा किसी चार्ट, मॉडल, ग्लोब या टेलम के माध्यम से संप्रेषण करने का प्रयास कर रहे हैं तो वह भी स्पष्ट होना चाहिए, उचित होना चाहिए। जहाँ पर जैसी ज़रूरत है उस तरह के साधन का इस्तेमाल करते हुए जो है संप्रेषण करना चाहिए। साथ साथ संप्रेषण जो है वह बाधा मुक्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, किसी भी बाधा से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, चाहे वो भौतिक बाधाएं हो, मनोवैज्ञानिक बाधाएं हो या फिर हो आपकी सामाजिक बाधाएं, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बाधाएं, है ना। इन सभी जो बाधाओं की चर्चा हमने की, उन सभी बाधाओं से क्या होना चाहिए, मुक्त रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही साथ विद्यार्थियों के समक्ष स्वतंत्र वातावरण का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र वातावरण यानी कि ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिसमें विद्यार्थी मुक्त रूप से अपनी बातों को कह सके, अनुशासित और स्वतंत्र रूप से जो है अपनी बातों को स्वच्छंदता के साथ कह सकें और शिक्षक भी अपनी बातों को विद्यार्थियों के समक्ष स्वतंत्रता के साथ कह सके। बात समझ में आ गया। साथ ही साथ संप्रेषण के अंदर निदान और उपचार का गुण होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, निदान होना चाहिए और साथ ही साथ उपचारात्मक भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि विद्यार्थियों के अंदर की जो कमियां हैं उसको भी पहचानने लायक हो और साथ ही साथ उसकी कमियों को दूर करने लायक भी संप्रेषण जो है वो होना चाहिए। निदानात्मक और उपचारात्मक संप्रेषण होना चाहिए। साथ ही साथ संप्रेषण उदारपूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उदारपूर्ण होना चाहिए। कठोर या कटु संप्रेषण उचित नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से साथ ही साथ जब भी संप्रेषण किया जाए, इन सभी के अलावा और भी संप्रेषण के प्रभावी संप्रेषण कई तरीके हो सकते हैं। जब भी हम संप्रेषण करते हों तो हमें क्या करना है, जब भी हम संप्रेषण करते हों तो एक दूसरे की बातों को बड़े पूर्ण मनोयोग से सुनना चाहिए, है ना। जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के अंदर एक धैर्य की भावना होती है, यानी धैर्य के साथ एक दूसरे की बातों को सुनते हैं जब हम, तो एक अच्छा प्रतिपुष्टि हम दे सकते हैं। ठीक है, तो संप्रेषण के दौरान सुनने का गुण जो है विद्यार्थियों और शिक्षकों के अंदर होना चाहिए। जब तक बात एक व्यक्ति कर रहा है तब तक पूरी बात को हम धैर्यपूर्वक सुनते हैं और जब तक हम पूरी बातों को जान लेते हैं तो जो है तभी हम उसका सही उत्तर भी दे पाते हैं। ठीक है, तो संदेश को ध्यान से जो है सुनना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया।
यदि आप विद्यार्थी से कुछ पूछ रहे हैं तो विद्यार्थी उसको पूरी बात को सुने और उसके बाद उत्तर दे। यदि विद्यार्थी कुछ उत्तर दे रहा है तो शिक्षक को भी उसकी पूरी बात को जो है सुनना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है कि संप्रेषण के दौरान बहुत तीव्र और ऊंची आवाज़ का प्रयोग किया जा रहा हो, या तो आपके द्वारा या विद्यार्थी के द्वारा, तो बहुत उच्च स्वर में बहुत तेज़ी से जो है नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उच्च स्वर में बोलने से कभी कभी हमारा ध्यान जो है भटक जाता है और कुछ अनुशासनहीनता भी दिखाई देती है। इसलिए बहुत उच्च स्वर में जो है बोलने से बचना चाहिए। एक उचित स्वर में बोलना चाहिए, ना बहुत तेज़ और ना बहुत धीरे। समझ में बात आ रहा है ना? ठीक है, तो ये कुछ प्रभावी संप्रेषण के तरीके हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताए, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो आशा है आपको संप्रेषण में जो भी चीज़ें हम आज जो हमने डिस्कस करने की बात की थी वो सभी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। मुझे ऐसी मेरी आशा है कि आपने सभी चीज़ों को ठीक से समझा होगा, बातें आपको समझ में आई होंगी और ये चीज़ें आपको आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी बेनिफिशियल होंगी, आपको एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने में आपकी सहायता करेंगी, ठीक है। और एज अ टीचर आप इस संप्रेषण का जो कॉन्सेप्ट आज हमने समझा, इसको आप अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना सीखेंगे और प्रयोग करने के बाद एक अच्छे शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों के समक्ष जाएंगे, बनेंगे, है ना, और देश निर्माण और राष्ट्र निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा और आशा है ना। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।